हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं ज्योति आपका अपने टीम स्टार क्लासेस में स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम ईवीएस का सेशन 6 लेकर आए हैं। गाइस, इसके पहले हमारी जो अन्य वीडियो हैं सेशन 1 से 5 तक वो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। गाइस, इसके पहले की जितनी भी वीडियोज़ थी वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड वीडियोज़ थी, लेकिन गाइस जो ये सेशन 6 है इसमें एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट कंटेंट को छाट के ये वीडियो बनाई गई है। तो गाइस, ये वीडियो आपके सीटेट के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। अगर आप सीटेट की पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको ईवीएस में एनसीईआरटी की बुक उठाने की ज़रूरत है तो मैं कहती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड होगी वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए बात करते हैं सीधे टॉपिक की। आज का हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है असम से। गाइस, यहाँ पे असम लिखा नहीं हुआ है, मैं लिख दे रही हूँ। बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि असम में किन चीज़ों से बने हुए पुलों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बांस और रस्सी के पुलों का प्रयोग असम में किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में भरा होता है। बात करते हैं ट्रॉली की। ट्रॉली यह लकड़ी का बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। गाइस, सबसे पहले बता दें कि ट्रॉली का प्रयोग कहाँ होता है। ट्रॉली का प्रयोग लद्दाख में होता है। ठीक है, लद्दाख में इसका प्रयोग किया जाता है और ये ट्रॉली जो है बड़ी बड़ी नदियों या गहरी गहरी नदियों को पार करने के लिए किया जाता है। इससे लद्दाख साइड में जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। आगे देखते हैं। सीमेंट का पुल या सीमेंट ईंटों और लोहे की सरियों से बने होते हैं। सीमेंट के पुल, ठीक है, ये लगभग मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। वल्लम वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की छोटी सी नाव होती है। गाइज, अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस हमारी देखी होंगी तो उन सब मैंने इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उन सब को आपको करा दिया है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हमारे सेशन 1, 2, 3, 4, 5 देखनी चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। बात करते हैं वल्लम की। तो वल्लम जो है केरल में एक छोटी सी नाव है जिसमें बच्चे बैठकर स्कूल आते जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बात करते हैं ऊंट गाड़ी की। राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए होती है जो रेत में भी चल सकती है। ऊंट गाड़ी, आप सभी को पता है कि राजस्थान में या रेगिस्तान में ऊंट गाड़ी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये पानी भी कम इस्तेमाल करते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं रेगिस्तान में। बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में, गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जुगाड़, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। गाइस, इसके पहले भी हम पढ़ा चुके हैं जुगाड़ के बारे में, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा वो वीडियो या नहीं देखा कोई बात नहीं। जुगाड़ एक तरीके की गाड़ी होती है जो आगे से तो मोटरसाइकिल की तरह होती है, लेकिन पीछे से उसमें एक ट्रॉली टाइप का लगा होता है जिसमें लोग बैठते हैं। वो लकड़ी के फट्टों की बनी होती है, ठीक है, या पटरों की बनी होती है और ये फट फट करके चलती है। जब ये चलती है तो इसमें फट फट की आवाज़ आती है। आगे देखते हैं। घने जंगलों में दिन में अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षी और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है, बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई हो तो पैर फिसल सकते हैं। गाइस, जो हमारे भारत में उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे बर्फ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। तो वहाँ पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं या लोग जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ जमी होती है तो उनको वहाँ पे पैर धंसा के चलना होता है। और अगर बर्फ जम गई होती है तो उस पर फिसलने का भी डर ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे लोग ग्रुप में एक दूसरे का हाथ पकड़ के या पैरों को जमा जमा के चलते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते पाए जाते हैं, ये सभी को पता है। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। वैसे सबने देखा होगा कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। हम लोगों को लगता है कि उनके कान नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छिद्र की जैसे होते हैं और उनके पंखों से वो ढके होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। जैसे पक्षियों में होता है वैसे ही छिपकली में भी होता है, और छिपकली के तो दिखाई भी देते हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखते हैं।
जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। कैसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जानवरों की खाल पे जो डिज़ाइन होते हैं वो क्यों होते हैं, जलवायु के कारण, बाल होने के कारण, या अनुवांशिक, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर आपको ये लाइन पता होगी कि उनकी खाल पर जो डिज़ाइन होता है वो उनके शरीर पे जो बाल होते हैं उनकी वजह से होता है, तो ये क्वेश्चन आप किसी भी तरीके से आएगा कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हाथी की। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी को आपने देखा होगा ज़्यादातर वो लोग कीचड़ में या पानी में ही बैठे रहते हैं। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो कितना होता है, 200 किलोग्राम के बराबर। हाथी का झुंड। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, कौन कौन रहता है, हथनियाँ मतलब फीमेल हाथी और बच्चे चाइल्ड। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगी वो उस ग्रुप की नेता होगी। हाथी के झुंड में, एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। कितने, 10 से 12 हथनी और बच्चे। आगे देखते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है, 14 से 15 साल के जो हाथी होते हैं तभी तक वो झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड से अलग हो जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं राजस्थान, जोधपुर खिजड़ली गांव। राजस्थान के इस खिजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ होते हैं। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। गाइस, ये जो गांव है, इन पेड़ों की वजह से इनका नाम खिजड़ली गांव पड़ गया। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 300 साल पहले लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक के खड़े हो गए थे। आगे देखते हैं, और ये राजस्थान में है। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। खेजड़ी, अब पेड़ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। खेजड़ी पेड़ के बारे में, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये कम पानी में भी हो जाते हैं। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़े नहीं लगते हैं। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आ जाती हैं। किसके काम, सब्जी के काम। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। देखा जाए तो ये सारा पेड़ जो है एक तरीके से पूरा उपयोग कर लिया जाता है। इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो रेगिस्तान में तो ये अच्छी चीज़ है। पेड़ों की छाल की दवा बन जाती है। लकड़ियों में कभी कीड़े नहीं लगते तो लकड़ियों का प्रयोग कर लिया जाता है। इनकी फलियों से सब्जी बन जाती है और पत्तियां जानवर खा लेते हैं। तो पूरे पेड़ का प्रयोग दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अनीता कुशवाहा, चमकता सितारा, गर्ल स्टार। गाइस, गर्ल स्टार और जो अनीता कुशवाहा ये कहाँ की हैं, ये मुजफ्फरनगर बिहार की थी। ठीक है, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। गाइस, अनीता कुशवाहा जो थी, ये एक साधारण घर से थी और ये स्कूल जाने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छा विकास किया अपनी लाइफ का, और आज ये जानी मानी हस्ती हैं। तो गाइस, ऐसे लोगों को गर्ल्स स्टार कहते हैं। ठीक है, इन्होंने खुद के दम पे अपना नाम रोशन किया। बात करते हैं बिहार, मुजफ्फरनगर, लोचाहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहाँ पे, बिहार के मुजफ्फरनगर के लोचाहा गांव में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का कार्य करते हैं या काम करते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय माना जाता है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के एक बक्से में कितना शहद प्राप्त होता है, 10 किलो का, ध्यान दीजिएगा। और लीची के फूल कौन से महीने में खिलते हैं, फरवरी में। अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है, मधुमक्खी अंडे देती हैं। ठीक है,
ये सब ध्यान रखिएगा। अक्टूबर दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देती है, लीची के फूल फरवरी में होते हैं और मधुमक्खी के एक बक्से में 10 किलो शहद प्राप्त हो सकता है, 10 किलोग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं मधुमक्खी के छत्ते की। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते। ये बहुत कम काम करते हैं नर मधुमक्खी। ठीक है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली भी मधुमक्खी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती हैं। जब किसी मधुमक्खी को रस मिलता है तो वह एक तरह का नाच करती है, डांस करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चलता है कि रस कहाँ पर है। गाइस, जब इन लोगों को रस या जो ढूंढ रही होती है वो मिल जाता है रस, तो ये लोग तरीके का नाच करती हैं, जिससे अन्य को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। और इनके भी काम करने के तरीके, अंडे देने की चीज़ें सब बटी हुई होती हैं। रानी मधुमक्खी क्या करती है? अंडे देती है। नर मधुमक्खी क्या करते हैं? बहुत कम काम करते हैं बस। और सारा काम कौन करती हैं? काम करने वाली मधुमक्खियाँ। वो दिन भर शहद भी ढूंढती हैं, छत्ते का निर्माण भी करती हैं, तो सारा काम करने वाली मधुमक्खी करती है। आगे देखते हैं। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इस रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, बच्चों को पालना भी इन्हीं बेचारी मधुमक्खियों का कार्य होता है। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देती है। बात करते हैं चींटियां, दीमक और ततैया की। चींटियां भी मिलजुल कर कार्य करती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। चींटियों का काम देखिए कैसे है। रानी चींटी क्या करती है? अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। जैसे मधुमक्खियों का होता है वैसे ही चींटियों का भी होता है, सारा काम बटा होता है। दीमक और ततैया भी समूह में ही ऐसे ही कार्य करते हैं या रहते हैं। बात करते हैं गांधीधाम अहमदाबाद में, वलसाड गुजरात में। ठीक है, कोझिकोड केरल मडगांव में। मडगांव कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, गोवा में कैसी मिट्टी होती है? लाल। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितनी सुरंगें पाई जाती हैं? 52। और कितने पुल होते हैं? 2000 पुल। 92। ठीक है, 92, सॉरी। आगे देखते हैं। मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये बोलियां हैं जो आपको याद रखनी है। गुजराती कहाँ बोली? जो मलयालम है वो कहाँ की भाषा है? केरल की। ठीक है, कहाँ की? केरल की। अगर हम बात करते हैं कोंकणी की, तो कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। कहाँ की भाषा है? गोवा की। अगर बात करते हैं मराठी की, तो मराठी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की। ठीक है, और अगर गुजराती तो गुजरात की। और कन्नड़ कहाँ की है? कन्नड़ है कर्नाटक की। तो गाइस आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में भी पूछ लेता है। मलयालम कहाँ की है? केरल की। कोंकणी कहाँ है? गोवा की। मराठी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। गुजराती गुजरात की। और कन्नड़ कर्नाटक की। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बात करते हैं मलयालम में। माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा कहते हैं और माँ की माँ को अमुम्मा। ठीक है, माँ की बड़ी माँ को, बहन को वली अम्मा और माँ की माँ को अमुम्मा। आगे देखते हैं क्या है। केरल में पानी के इधर उधर जाने के लिए फेरी का प्रयोग किया जाता है। फेरी क्या होती है? एक प्रकार की नाव होती है। जैसे वल्लम होती है वैसे फेरी भी एक प्रकार की नाव होती है, छोटी नाव। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप में कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने की मदद की जाती है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक कैंप लगता है। बात करते हैं कबड्डी की। कबड्डी खेल में कैसी आवाज़ें निकल जाती हैं? छेड़, गू, हु, तू, हाव, डू, छू, किट किट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें निकाली जाती हैं। आगे कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब वो 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, पेपर में कई बार पूछ लेता है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। ये पूछ सकते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में। या फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है, तो पता होना चाहिए उत्तराखंड को।
बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग का। गाइस इसके पहले हमने जो भी वीडियो बनाई थी उसमें मधुबनी पेंटिंग के बारे में बहुत डीपली बताया था आपको, और जिसने नहीं देखा है कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में फिर से भी उसे रिपीट कर सकते हैं। देखते हैं। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्यौहार और खुशियों के मौके पर वहाँ पर घरों की दीवारों पर और आंगन में खास तरीके के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, अगर पूछा जाता है कि इनमें किसकी चित्रकारी की जाती है तो इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली, सभी चीज़ों की। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। ठीक, ये फेमस है, तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों का पकौड़ा बनाए जाते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल की सब्जी बनती है, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल का पकौड़ा बनाया जाता है। गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। रंग किससे बनाए जाते हैं? गुलदावरी और जीनिया के फूलों से। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। कन्नौज जिला, ध्यान दीजिएगा, कन्नौज जिला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। आगे देखते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, मिट्टी में अगर हम गोबर मिलाते हैं तो फिर उस मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी फर्नीचर या कोई चीज़ लकड़ी से बनाई जाती है तो उन लकड़ियों को कीड़े से बचाने के लिए उनकी जो फ्रेमिंग की जाती है वो नीम और कीकर की लकड़ियों से कर दी जाती है, जिससे कि कीड़े वहाँ तक ना आ पाए या उसमें ना लगे। सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। ठीक है, सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में क्या मिलता है? गुड़गांव। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। आगे देखते हैं। वेलवनिका गांव कर्नाटक में है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। प्याज कब, कौन से महीने में उगाई जाती है? जुलाई महीने में, ध्यान दीजिएगा। और खूंटी की मदद से खेत को नरम किया जाता है, खेत की मिट्टी को। कर्नाटक में हल को कुरिगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप जम जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। गाइस आप लोगों ने अगर खेत देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे घास, खरपतवार अपने आप ही जम जाते हैं, जिनको बोया नहीं जाता, वो फसल के बीच अपने आप ही आ जाते हैं। खरपतवार को खेतों में निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। ठीक है, अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हंसियों को इगले कहते हैं। बात करते हैं गीजूभाई बधेगा की। गीजूभाई गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। ठीक है, ये बहुत फेमस है बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए कहानियाँ, किस्से लिखा करते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे पक्षियों के बारे में। पक्षियों के बारे में जानकारी। कलचिड़ी, कलचिड़ी को क्या कहा जाता है? इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन किसे कहा जाता है? कलचिड़ी को। ठीक है, कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। ठीक है गाइस, कई बार पूछ लेते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं और उन घोंसलों में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे फाख्ता, कौवा, कलचिड़ी, नर वीवर या मादा वीवर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। बात करते हैं कौवे की। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। जो बात करते हैं, अगर देखा जाए तो कौवा जो होता है लोहे के तार और लकड़ियों की शाखाओं से चीज़ जो है घोंसला बनाते हैं। कोयल देखते हैं, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को रख देती है। कोयल क्या करती है? कभी कभार कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे को सेती है। ठीक है, और कोयल, ध्यान दीजिएगा, अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कहाँ पर? पेड़ की ऊंची डाली पर, ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं फाख्ता की।
फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाती है। कैक्टस कहाँ बनाती है, अरे फाख्ता कहाँ बनाती है, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में, ठीक है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे घोंसला बनाती है। कबूतर पुराने मकान और खंडहर में घोंसला बनाती है, ठीक है। बसंत गौरी यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तनों में गहरा छेद करके उसमें अंडे रखते हैं। एक तरीके से ये पेड़ों को छेद करके उसमें घोंसला बनाते हैं, उसमें अपने अंडों को रखते हैं। आगे देखते हैं दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, ठीक है। गाइस अगर देखा जाए तो दर्जन चिड़िया के नाम से ये पता चल रहा है दर्जी मतलब ये पत्तों को सी लेती है। बात करते हैं शक्करखोरा की। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी से लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। यह कैसा घोंसला बनाती है, लटकता हुआ, ठीक है, छोटे पेड़ या झाड़ी के बीच में। आगे देखते हैं शक्करखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाती है। आपने देखा सभी पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कोई लकड़ी, छोटे छोटे लकड़ी से पेड़ के तनों से बना लेता है, तो कोई लोहे और ऊन और मिट्टी जड़ों से बनाता है। तो ऐसे ही शक्करखोरा क्या करता है, सूखे पत्तों से, पतली टहनियों से, रुई, पेड़ की छाल, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाता है शक्करखोरा, ठीक है। बात करते हैं नर वीवर पक्षी। ये अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा वीवर पक्षी होती है नर के बने हुए घोंसलों को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा होता है उनमें अपने अंडे को देती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, केवल अंडे देने के लिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, उन घोंसलों को छोड़ देते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में, ठीक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं जानवरों की। गाय गाय के आगे के दांत गाय के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाइस आपने देखा होगा कि अगर आपने गाय देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं और पीछे के दांत जो होते हैं चपटे और बड़े होते हैं घास को चबाने के लिए। गाय जो होती है शाकाहारी होती है। बात करते हैं बिल्ली के दांतों की। बिल्ली के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। बात करते हैं सांप के दांतों की। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल जाते हैं, ठीक है। गाइस जिन लोगों के दांतों के बारे में पूछा जाता है अक्सर पेपर में कि बिल्ली के दांत कैसे है या गाय के दांत ऐसे क्यों होते हैं या सांप के दांत कैसे होते हैं। आगे देखते हैं, बात करते हैं गिलहरी के दांतों की। हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। गाइस ये पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर या जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो काटती और कुतरती रहती है, इस वजह से उनके दांत घिस जाते हैं। आगे बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। गंदा पानी पीने से क्या होता है, दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। दस्त और उल्टी में एक घोल दिया जाता है जिसमें पानी को गर्म करके 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच नमक डाल के अगर पीते रहना चाहिए तो उससे दस्त और उल्टी में बहुत फायदा होता है और पानी की कमी नहीं होती है शरीर में। आगे देखते हैं, कर्नाटक में एक गांव है होलगुंडी गांव। यहाँ पे बच्चों की पंचायत लगती है, ठीक है। उस पंचायत को क्या कहते हैं, भीमा संघ पंचायत कहते हैं, ठीक है। जो भीमा संघ पंचायत है इसमें बड़ों के साथ बच्चे भी पंचायत में भाग लेते हैं। आगे देखते हैं, नलमडा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। घास की बात करते हैं। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है, ठीक है। बात करते हैं बरगद के पेड़ों की। बरगद के पेड़ की लटकन उनकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार बरगद के पेड़ में उनकी जड़ें लटक रही होती हैं, वो उनकी पेड़ की टहनियों से निकलती हैं। बरगद की लटकने वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित रूप में आपको
मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो गाइज आपको बरगद के पेड़ की कुछ विशेषताएं दे देगा और उसमें एक ऐसी विशेषता होगी जो बरगद के पेड़ की नहीं होगी, फिर बोलेगा कि इनमें विशेषताओं में एक कुछ हटिए। तो अगर आपने ये सारे टॉपिक पढ़े होंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं। रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़ कहाँ पाया जाता है? देखिए, रेगिस्तानी ओक पेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट की होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती है, जब तक कि वे पानी तक ना पहुंच जाए। रेगिस्तानी ओक पेड़ की तने में पानी जमा रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहां के लोग इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिहू की। बिहू कहाँ का फेमस त्योहार है? असम का, ठीक है। बिहू का त्योहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। बिहू का त्योहार कब मनाया जाता है? जब असम में चावल की नई फसल काटी जाती है तो बिहू का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। भेला घर क्या है? असम में बांस और घास के बने घर को भेला घर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, बांस और घास के बने घर को क्या कहा जाता है? भेला घर। उरका क्या है? बिहू के पिछले दिन की शाम। बिहू के पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं? उरका। बोरा व चेवा क्या है? चावल की दो किस्में होती हैं जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती हैं और ये असम में खाया जाता है। चेवा चावल की बात करते हैं। ताव को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे, फिर भीगे हुए चावल को भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे। भीगे हुए चावल की भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद जो चेवा चावल होता है वो खाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। ये चावल ऐसे बनता है। पानी को पहले उबाल लेते हैं, फिर पानी में गीले चावल को डाल देते हैं और फिर केले के पत्ते से ढक देते हैं, तब ये चावल खाने योग्य हो जाता है। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। ये पीठा क्या होता है देखते हैं। पीठा एक केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर खाया जाता है, ठीक है। बिहू त्योहार में औरतें पीले रंग का कपड़ा पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं, ठीक है। भात शुक्तो क्या होता है? चावल और रसेदार सब्जी को कहते हैं। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो भी बुनाई होती है, जो भी चीजें बुन के तैयार की जाती हैं, उस कढ़ाई को या उस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई, ठीक है। गाइज ये सारी चीजें जो हैं फेमस हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। मलयालम में क्या क्या चीजें हैं? मलयालम में चिट्टप्पन पिता का छोटा भाई, ठीक है, और कुजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुजम्मा कहते हैं। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये कई लोग पहले से भी जानते होंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जो हैं वो भारत की महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमाल संभाली थी, भारत की पहली महिला थी। बात करते हैं धन्ना मंडी गांव, राजौरी, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। धन्ना मंडी गांव कहाँ है? राजौरी की जम्मू कश्मीर में। आगे देखते हैं। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किटपो पुल कहाँ होता है? लद्दाख के गांव में। आगे देखते हैं। लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? आमा ले, पिता को आबा ले और बाबा को मेमे ले कहा जाता है, ठीक है। गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करें। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जो भी वीडियो आएगी हमारे चैनल पे वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। गाइज जल्द ही हम आपके सामने दूसरी वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।